नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में आपको 10th क्लास का हिंदी मीडियम का इंग्लिश का एक लेसन है जिसका ट्रांसलेशन हिंदी अनुवाद बताने वाला हूं। वह चैप्टर है एक्सरसाइज 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज। और यह सेम चैप्टर आपके इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक में भी है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि चैप्टर का नाम है वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत। विरासत मीन्स क्या होता है? धरोहर, जो कि हमें पूर्वजों से या तो कि जो बहुत समय से हमारे पास बनी है, बरकरार है, वह हो गई हमारी विरासत, जो कि हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है। चलिए, तो हमें हम पढ़ने वाले हैं विश्व की विरासत के बारे में, वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे चैप्टर का ट्रांसलेशन। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज ए साइट डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स होती हैं, स्थल होते हैं, वह किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? वह यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दिया हुआ है उसका फुल फॉर्म, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए आप याद रखिएगा यूनेस्को का फुल फॉर्म। यह जो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, जो विश्व की विरासत के जो स्थल हैं, जो प्लेस हैं, यह कौन निश्चित करता है? यह यूनेस्को निश्चित करता है। और वह स्थल कौन कौन से होते हैं? जो मानवता के लिए सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, उसी स्थलों को यह वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में निश्चित करता है, डिटरमाइन करता है। कौन? यूनेस्को करता है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। अब देखिए, जो यह साइट्स हैं, इस साइट का जो प्रोटेक्शन है, संरक्षण है, और उसका जो मेंटेनेंस है, जो उसको मेंटेन किया जाता है, जो उसको सुरक्षित किया जाता है, और जो उसको मेंटेन, व्यवस्थित किया जाता है, यह सब कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एक कार्यक्रम है। वह कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है, जो कि कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। यूनेस्को के एक वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, एक संस्था, एक समिति है, जो कि इस प्रोग्राम को चलाती है, और उस तहत इस साइट्स का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है। आगे देखते हैं। बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली। और जैसा कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स होती हैं, जो विश्व विरासत के स्थल होते हैं, वह ऐसी जगह होते हैं, ऐसे प्लेस होते हैं जो कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी वजह से दे वेरी इन टाइप्स एंड इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज़। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल हो गए, वन हो गए, लेक्स, नदियाँ हो गई, तालाब हो गए। लेक्स मीन्स तालाब ऐसे होता है, झील होता है, झील हो गए, तालाब हो गए, मॉन्यूमेंट, स्मारक हो गए, या बिल्डिंग हो गई, या सिटी हो गई। तो उसके अंदर कुछ भी इंक्लूड रहता है, या तो वह फॉरेस्ट हो सकता है, या तो लेक्स हो सकता है, या तो मॉन्यूमेंट, किसी स्मारक हो सकता है, या तो कोई बिल्डिंग हो सकती है, या तो सिटी भी हो सकती है। वह कुछ भी है, लेकिन वह प्राकृतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से क्या होना चाहिए? इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। उसी साइट्स को हम क्या करते हैं? इस वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स में इंक्लूड करते हैं। वह कौन इंक्लूड करता है? यूनेस्को डिटरमाइन करता है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन आल्सो बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। और देखिए, जो वर्ल्ड हेरिटेज की जो साइट्स हैं, वह कॉम्बिनेशन भी हो सकती हैं, जिसमें कल्चरल, जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक साइट्स, प्राकृतिक एरिया भी इंक्लूड हो सकती हैं। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि कोई साइड हो तो केवल कल्चरल ही हो, वह दोनों भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, फॉर एग्जाम्पल माउंट हंसंग in China is a site which significant to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature। अब देखिए, जो माउंट हंसंग है, जो माउंट हंसंग है, हंसंग बोलेंगे इसको, जो माउंट हंसंग है चाइना में है, वह एक ऐसी साइट है जो कि इंसान की, जो मानव की सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण भाग
प्ले करता है, क्योंकि वह इतिहास के, वह चाइना के, हाँ वह चाइना वालों के, वो जो चाइनीज़ लोग हैं उनके इतिहास में उसका एक बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि उसमें वह उनके कला और साहित्य में समावेश होता है। माउंट जो, हाँ माउंट हॉन्संग है वह चाइना के ऐतिहासिक आर्ट, हाँ जो ऐतिहासिक आर्ट है और लिटरेचर है, जो साहित्य कला है उसमें उसका समावेश होता है, मतलब वो के सांस्कृतिक हो गया। इसके साथ साथ में द माउंट इज आल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक, और साथ साथ में यह जो माउंटेन है यह फिजिकली, यह भौतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसकी वजह से? वो जो उसका लैंडस्केप की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है विशेषताएं, जो उसके स्थल की विशेषताएं हैं फिजिकली, जो इसको बोलते हैं नेचुरली, जो उसकी नेचुरली विशेषता है उसकी वजह से भी वह क्या है माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब ये जो यह साइड है, जो माउंट हंगसंग है, यह दोनों तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है, मतलब कल्चरल भी और नेचुरली रूप से दोनों तरफ से यह महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब यह वर्ल्ड हेरिटेज की साइड में एक ऐसी साइड है कि जिसको दोनों का कॉम्बिनेशन है, नेचुरली भी और कल्चरली भी है। अब आगे देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का इतिहास क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब शुरू हुई, कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें कब प्रोटेक्ट करना है उनको, या कब उनको अपनी लिस्ट में शामिल करना है, वह सब इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑल्दो द आइडिया ऑफ द प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड बिगेन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए जो पुराने जो हेरिटेज साइट्स थी उनको प्रोटेक्ट करने का, जो नेचुरल और कल्चरल साइट्स थी उनको प्रोटेक्ट करने का जो आइडिया था, यह 20वीं सदी की स्टार्टिंग में ही आ गया था। जो 20वीं सदी स्टार्ट हुई थी इसके स्टार्टिंग में ही सबके मन में यह आइडिया आ गया था कि जो नेचुरल या तो जो कि कल्चरल साइट्स है उनका हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए। बट आगे क्या होता है देखिए, मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वाज नॉट अंटिल द 1915, लेकिन 1950 तक इसमें कोई गति नहीं मिली। मतलब 1950 के बाद ही इसमें गति आई। स्टार्टिंग में देखिए कोई भी काम में गति इतना जल्दी नहीं आती है, लेकिन 1950 के बाद इस काम को क्या मिली, गति मिली। 1950 तक कोई भी इसमें गति नहीं थी। इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द Aswan high dam to collect and control the water from the Nile River। अब क्या किया इजिप्ट ने 1954 में इजिप्ट ने क्या किया कि एक डैम बनाने लगा, जिस डैम का नाम था आसवन हाई, एक ऊंचा, हाँ आसवन बांध था, आसवन बहुत ऊंचा बांध था। उसको बनाने के लिए उसने प्लानिंग कर लिया, और उस प्लानिंग के अनुसार वह क्या करने वाला, जो नील नदी का पानी है उसको वह रोकने के प्लानिंग में था। And the initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and the scores of the ancient Egyptian artifacts। देखिए अब इन्होंने क्या किया, डैम तो बना लिया, लेकिन डैम बनाने के बाद जो फ्लड आया, जो बाढ़ आई, वह बाढ़ से क्या हुआ, जो आसपास के वैली थी वो पूरी तरह डूब गई, बाढ़ में डूब गई। और साथ साथ में वहाँ पे एक टेम्पल था अब्बू सिंबल करके टेम्पल था, वह भी डूब गया। साथ साथ में जो एंसेंट, जो प्राचीन इजिप्ट के आर्टिफैक्ट्स थे, जो उनकी वास्तुकलाएं थी, वह सब भी क्या हो गई, बह गई, डूब गई पानी में। इतना नुकसान हुआ। टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड द आर्टिफैक्ट्स यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। अब जब यूनेस्को को इसके बारे में पता चला तो उसने क्या किया, इस आर्टिफैक्ट्स को या इस टेम्पल्स को बचाने के लिए उसने एक कैंपेन लॉन्च किया, एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी किया 1959 में। एंड दैट कॉल्ड फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। इसमें क्या कहा गया कि जो डिसमेंटलिंग मतलब कि उस जगह से मंदिर को हटा के कहीं और पे मूव किया गया। मतलब मंदिर कहाँ पे था, अगर समझिए गहराई नीचे है तो पानी में जल्दी डूब जाएगा, किसी ऊंचाई स्थान पे उसको बनाया गया। मंदिर को किसी हायर स्थान पे बनाने का इन्होंने प्लान रखा कैंपेन में, उस अभियान में। किसने रखा, यूनेस्को ने।
द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 मिलियन। और इस प्रोजेक्ट में कितना लगने वाला था खर्चा, कितना खर्चा, टोटल $80 मिलियन लगने वाले थे। एंड $40 मिलियन ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज। और जो 50% था, मतलब 80 मिलियन डॉलर जो था उसमें से $40 मिलियन अलग अलग 50 कंट्रियों से आ गया। मतलब 50 कंट्रियों ने सहयोग दिया कि $40 मिलियन जमा हो गया। $40 मिलियन रिमेनिंग बचा था, उसके लिए उन्होंने यूनेस्को ने खुद ट्राई किया। एंड बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, इसकी वजह से प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया। एंड यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। और तब यूनेस्को ने एक प्रोजेक्ट निकाला जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल जो सलाहकार थे और किसके, स्मारक और साइट्स के बारे में उन्होंने एक सम्मेलन रखा, कन्वेंशन में सम्मेलन रखा, मीटिंग रखा, जिनमें उन्होंने वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, वह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि जो कल्चरल साइट्स हैं, कल्चरल हेरिटेज साइट है, उसको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, उसके बारे में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। वहाँ पे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके माध्यम से उन्हें क्या करिए, ये सारी जवाबदारी सौंपी जाए। शॉर्टली देयर आफ्टर इन 1965 अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट कॉल्ड फॉर ए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। और उसके बाद 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस में एक यूनाइटेड स्टेट के व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस में एक ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। एंड ये ट्रस्ट का काम क्या था, टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक कल्चरल साइट बट टू आल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सैनिक साइट्स। और इस जो ट्रस्ट था इसका ये काम था कि जो हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, साथ साथ में जो दुनिया की महत्वपूर्ण प्राकृतिक और देखने वाली जगह हैं, सीनिक माने रमणीय जिसको बोलते हैं, देखने वाली जगह हैं, देखने वाले स्थल हैं, उनको भी क्या करना, प्रोटेक्शन देना, दोनों को प्रोटेक्शन देना। ध्यान दीजिए, जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक जगह हैं उनको, साथ साथ में जो नेचुरल रूप से या देखने के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है उनका भी क्या करना, प्रोटेक्शन करना, इस ट्रस्ट को जवाबदारी दी गई। फाइनली इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब ये पूरा नाम है नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उन्होंने क्या किया, डेवलप्ड सिमिलर गोल, सेम उसी तरह उन्होंने भी एक गोल, सिमिलर गोल डेवलप किया एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन इन 1972। उन्होंने क्या किया, एक 1972 में उन्होंने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मानवीय पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम में जो स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उस कॉन्फ्रेंस में उसको प्रेजेंट किया। जो उन्होंने प्लान बनाया, जो उन्होंने गोल बनाया, उस गोल को वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के सामने प्रस्तुत किया। किसने किया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने किया। उसके बाद क्या हुआ, फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दीज गोल्स, इस गोल्स को प्रेजेंट करते हुए, ध्यान देते हुए, द कन्वेंशन concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO General Conference on November 16, 1972। और इस बात को, इस गोल को ध्यान देते हुए यूनेस्को ने अपनी जर्नल मीटिंग में, जो मीटिंग चल रही थी, सामान्य कॉन्फ्रेंस चल रहा था नवंबर 16, 1972 को, उसने उसी दिन क्या किया, उसी दिन डिसाइड किया कि हम जो भी कल्चरल या नेचुरल हेरिटेज साइट हैं वर्ल्ड की, उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। किसने डिसाइड किया, यूनेस्को ने उसी दिन उसने अडॉप्ट कर लिया, डिसाइड कर लिया कि आज से हम जो भी वर्ल्ड की कल्चरल या नेचुरल साइट्स हैं हम उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, उनको कंजर्व करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। अब आगे देखते हैं, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, विश्व विरासत की समिति, कमिटी मीन्स क्या होता है, समिति, जो ग्रुप होता है लोगों का, वह। देखते हैं क्या है इसमें। Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site।
आज जो वर्ल्ड हेरिटेज की कमेटी है वही डिसाइड करती है, वही रिस्पॉन्सिबल, वही मुख्य रूप से जिम्मेदार है कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए और किसको नहीं किया जाए। ये कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी डिसाइड करती है। इसकी जवाबदारी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास ही है। आगे, द कमिटी मीट्स once a year and consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6-year term by the World Heritage Center's General Assembly। जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की जो जनरल असेंबली होती है, जो नॉर्मल सभा होती है, उसमें 11 राज्यों से अलग अलग 11 राज्यों से प्रतिनिधि को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है और इलेक्ट किया जाता है। उनको कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। और उस मीटिंग में यह क्या करते हैं? मीटिंग लेते हैं। वह इस सब मीटिंग के पार्ट्स हैं। मतलब इस मीटिंग के पार्ट्स कौन हैं? 21 राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हैं, जो कि कितने साल के लिए यहाँ पे प्रतिनिधि बन के आए हैं? 6 साल के लिए। और यह कभी चुने जाते हैं? यह वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के जनरल असेंबली में चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं 11 अलग अलग राज्यों के। The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage Site। और ये जो स्टेट की पार्टियां जो 21 पार्टियां हैं, यही पार्टियां जवाबदारी लेती हैं कि कौन से ऐसी साइट्स है जिसको आइडेंटिफाई किया जाए, जिसको पहचाना जाए और उसका नाम हम क्या करें? वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूड कराएं। वह अपनी जो टेरिटरी, जो अपनी एरिया है, उस एरिया के हिसाब से वह वहाँ पे चेक करते हैं कौन सी ऐसी साइट्स है जो कि क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में इंक्लूड की जा सके। उसका पहचान करना, उसका नामांकन करना, यह सारा का सारा काम किसके ऊपर रहता है? स्टेट की जो 21 अलग अलग पार्टियां हैं अपनी अपनी स्टेट को देखती हैं। वहाँ पे कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहती है तो उसका नाम वहाँ पे क्या करती हैं? वह वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे इंक्लूड कराती हैं। अब आगे देखते हैं, बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे बना जाए? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे बना जाए उसका यहाँ पे पूरा स्टेप दिया है। चलिए, देयर आर 5 स्टेप्स इन द बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनना है तो उसके लिए क्या है? 5 स्टेप्स दी गई है। द फर्स्ट ऑफ विच इज फॉर अ कंट्री और स्टेट पार्टी टुक एन इन्वेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स। सबसे पहला काम यह है कि जो स्टेट पार्टी, जैसे मैंने ये 21 स्टेट पार्टी के बारे में बताया, तो स्टेट पार्टी क्या करती है? वह सर्च करती है कि कौन सी ऐसी कल्चरल या नेचुरल साइट है जिसको हम क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में ज्वाइन करवा सकते हैं। मतलब पहला काम क्या है उनका? चेक करना कि कौन सी ऐसी साइट्स है और कि वह क्या कह सकते हैं? उसको हम वर्ल्ड हेरिटेज के साइड में लिस्ट में अपना नाम दाखिल करवा सके। उन्हें सर्च करने का काम कौन करता है? ये स्टेट की पार्टीज करती है। और वो भी अपने टेरिटरी में देखिए, अपने ही एरिया में देखिए, कहीं बाहर साइड में नहीं। उसके बाद दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट। इसको टेंटेटिव मीन्स क्या होता है? जो कि फिक्स न हो, नॉट फिक्स। यह टेम्परेरी, एक टेम्परेरी करके होती लिस्ट होती है, अस्थायी लिस्ट होती है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉमिनेशन टू बी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट नॉट बी कंसिडर अनलेस द नॉमिनेटेड साइट वाज फर्स्ट इंक्लूडेड ऑन द टेंटेटिव लिस्ट। और कभी भी टेंटेटिव लिस्ट में अगर नाम नहीं आता है तो उस साइट का नाम नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। मतलब सबसे पहले काम क्या करना है? जो स्टेट पार्टी होगी वह किसी भी साइट का नाम पहले कहाँ पे लिखेगी? टेंटेटिव लिस्ट में लिखेगी और उस लिस्ट को फिर बाद में नॉमिनेशन के लिए आगे कंसीडर किया जाएगा, भेजा जाएगा। अगर टेंटेटिव लिस्ट में अगर नाम इंक्लूड नहीं है तो उसको हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको इंक्लूड नहीं करती, नॉमिनेट नहीं करती। मतलब टेंटेटिव लिस्ट में जो अस्थायी लिस्ट है, सूची है, उसमें उसका नाम का नामांकन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला स्टेप होता है नेक्स्ट, कंट्रीज आर देन एबल टू सेलेक्ट साइट्स फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट। अब जब लिस्ट बन गई, ये लिस्ट कैसी रहेगी? अस्थायी है। इसमें से नाम निकाल भी सकते हैं, नाम ऐड भी कर सकते हैं। तो इसको इस लिस्ट में से चेक किया जाता है कि कौन सी साइट क्या है कि लिस्ट कैन बी इंक्लूडेड ऑन द नॉमिनेशन। कौन सी साइड नॉमिनेशन, हाँ, इस फाइल में से कौन सी साइड नॉमिनेशन के लिए भेजी जा सकती है। मतलब टेंटेटिव जो लिस्ट है उसमें से कौन सी साइड का नाम नॉमिनेशन के लिए भेजा जाए, यह अगला काम होता है सिलेक्शन करने का। एंड तीसरा स्टेप होता है द थर्ड स्टेप इज ए रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन
recommendation filed by 2 advisory bodies consisting of the International Council on Monument and Sites and the World Conservation Union, who then makes recommendation to the World Heritage Committee. अब उसके बाद नॉमिनेशन करने के बाद यह नॉमिनेशन की फाइल ना दो एक सलाहकार जो बॉडीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको भेजा जाता है। एक हमारा है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स एंड द वर्ल्ड, और दूसरा हमारा है द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इन दोनों के पास भेजा जाता है। तो यह दोनों उन दोनों का क्या करती हैं, चेकिंग करती हैं कि हाँ यह अगर सही है तो इस नाम को वह कहाँ भेजती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज की जो कमेटी है उसके पास उस नाम को फॉरवर्ड करती हैं। एंड द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स वंस ए ईयर, और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज की कमेटी है साल भर में केवल एक ही बार बैठक होती है। एंड रिव्यू दोज रिकमेंडेशन, और उस रिकमेंडेशन को क्या करती है, देखते हैं कि क्या किस कहाँ से क्या क्या रिकमेंडेशन आया है। एंड डिसाइड विच साइट्स विल बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, और वर्ल्ड हेरिटेज की कमेटी ही डिसाइड करती है कि कौन कौन सी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। And the final step is becoming a World Heritage Site is determining whether or not a nominating site meets at least one of 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही डिसाइड करती है कि कौन सा जो नॉमिनेटेड लिस्ट है उसमें से कौन सी ऐसी साइट्स है जो कि दी गए क्राइटेरिया में से 10 क्राइटेरिया दी गई, उसमें से एक भी क्राइटेरिया को नहीं मिला है। कम से कम एक कंडीशन उनकी फुलफिल करना ही चाहिए। मतलब अगर उन्होंने 10 कंडीशन दिया है, 10 में से एक कंडीशन फुलफिल करना ही चाहिए। ये सब कौन चेकिंग करता है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करती है। एंड इफ द साइट्स मीट्स दिस क्राइटेरिया, अगर यह साइट जो साइट है अगर इस क्राइटेरिया को, ये जो मापदंड है अगर इसको फुलफिल करती है, इसको कंप्लीट करती है, देन इट कैन देन बी इंस्क्राइब ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तब इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज की जो सूची है उसमें शामिल कर लिया जाता है। एंड वंस अ साइट गोज थ्रू द प्रोसेस एंड इट्स रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री, अगर एक बार किसी साइट्स को चूज कर लिया जाता है तो उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, और साथ साथ में यह तो उस जो देश है उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, उस कंट्री की प्रॉपर्टी रहेगी। एंड और ऑन दोज हुज टेरिटरी इट साइट्स, या जिस अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो रहेगी, साइट रहेगी, बट कितने प्रकार होते हैं, बिकम द अलग-अलग विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन साथ में देयर आर 90 और हेरिटेज साइट्स दैट आर लोकेटेड इन वन अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी, मतलब माप का जो हमारा मैप हो जाता है। मतलब सपोज के लिए कोई जगह है, अगर उसने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया उस नाम साइट जो कि जगह को लोकेटेड है 2000 कंट्री में वो तो रहेगी, लेकिन उसका नाम पूरे देश में हो जाता है, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उसका नाम माना जाता है वर्ल्ड हेरिटेज। चलिए अब आगे देखते हैं। 689 ऑफ दीज साइट्स आर कल्चरल, और उसमें से जो 890 हैं उसमें से 689 कौन सी हैं, कल्चरल साइट्स हैं। एंड इंक्लूड प्लेसेस लाइक, जिसमें कौन कौन से प्लेस शामिल है, जैसे सिडनी ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ विनिया इन ऑस्ट्रिया, मतलब ऑस्ट्रिया के विनिया और ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस, यह सब भी उसमें शामिल हैं। ऐसी जगह हैं जैसे ऐतिहासिक जगह हैं वो भी इसमें शामिल हैं। एंड 176 आर नेचुरल फीचर्स सच एज लोकेशन एज द यूएस येलोस्टोन एंड द ग्रैंड कैनॉन नेशनल पार्क्स, और कुछ नेचुरल जगह भी शामिल हैं जिसमें टोटल 176 नेचुरल साइट्स हैं, जैसे कि यूएस का येलोस्टोन एंड ग्रैंड कैनॉन नेशनल पार्क, यह भी उसमें शामिल है। यह क्या है, नेचुरल साइट्स हैं। एंड 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसीडर मिक्स, और जो रिमेनिंग 25 बच गई वह कैसी हैं, मिक्स हैं, जो कि दैट इज आई लिखा है इसका, दैट इज मतलब होता है दैट इज नेचुरल एंड कल्चरल पेरू माचू पिचू, मतलब ये कोई जगह का नाम है। यह कौन सी साइट्स है, इज़ वन ऑफ दिस, यह साइट ऐसी है जो कि नेचुरल और कल्चरल दोनों के रूप में मानी जाती है, दोनों के रूप में इस वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में लिस्ट है। पेरू माचू पिचू इसका यह जो साइट है नेचुरली और कल्चरली दोनों रूप से वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल की गई है। एंड इटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ 44, और इटली एक ऐसा देश है जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं, सबसे अधिक हैं, 44 है, मतलब सबसे अधिक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पाई जाती हैं, 44 है, जो कि इटली में पाई जाती हैं। एंड इंडिया हैज़ 36, और इंडिया में केवल 36 ही है वर्ल्ड हेरिटेज
साइट्स हैं, जिसमें से 28 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं एंड 1 मिक्स है। 7 नेचुरल, ध्यान दीजिएगा, 7 कैसी है? नेचुरल है, और 1 कैसी है? मिक्स्ड है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि इंडिया की हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड्स कंट्रीज इनटू 5 जोग्राफिक जोन्स विच इंक्लूड, और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसने पूरे राज्य, पूरे देश की कंट्री को पाँच पार्ट में, 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है, जैसे कि अफ्रीका, अरब स्टेट्स, एशिया पैसिफिक, इस जिसके अंदर इंक्लूड रहता है ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया, ये भी इंक्लूड है। एंड चौथा हमारा है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। यह सब क्या है? टोटल उन्होंने क्या किया है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उस पूरे वर्ल्ड की कंट्री को उन्होंने 5 जोग्राफिकल जोन में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग, ये 5 का नाम यहाँ पे दिया है। अब लास्ट देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं खतरे में हैं, कैसे खतरे में हैं वह देखते हैं। Like many natural and historic cultural sites around the world, many World Heritage sites are in danger of being destroyed or lost due to the war, poaching, natural disaster like earthquake, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain। अब देखिए, जो भी नेचुरल या ऐतिहासिक सांस्कृतिक साइट है पूरी दुनिया में, उस साइट्स में से कुछ ऐसी साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स हैं जो कि बहुत खतरे में हैं। क्यों खतरे में है? ड्यू टू द वार, क्योंकि युद्ध की वजह से, पोचिंग अतिक्रमण की वजह से, नेचुरल डिजास्टर जैसे नेचुरल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप हो गया, और अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन, बिना कंट्रोल के शहरीकरण हो रहा है, बहुत अनियंत्रित शहरीकरण, जिसको अर्बनाइजेशन में शहरीकरण किया जा रहा है। हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक, बहुत लोगों की क्या हो रही है? पर्यटक की यातायात बढ़ती जा रही, पर्यटक बहुत बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं। एंड द एनवायरनमेंट फैक्टर्स, और कुछ ऐसे वातावरण के तत्व हैं जिनकी वजह से, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया और एसिड हो गया, इसकी वजह से कुछ वर्ल्ड की जो साइट्स हैं उनका क्या है, वह बहुत ही खतरे में है। And World Heritage sites that are in danger are inscribed on the separate list of World Heritage Sites in danger, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site। और World Heritage की साइट क्या करती है, उन जो डेंजरस साइट्स हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना के रखी है, और उन जो साइट्स होती है उन साइट्स को क्या करती है, उन साइट्स को वह क्या करती है, फंड देती है, उन साइट्स की वह हेल्प करती है जो कि फंड उसके पास पड़े रहते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज की जो कमेटी है वह उनको क्या करती है, रिसोर्सेस देती है, उनकी हमेशा हेल्प करती है। कैसी साइट्स की? जो साइट्स डेंजर में है, जो साइट्स बहुत खतरे में, जो साइट्स बहुत ही खतरे में, उनकी वह हेल्प करती है। कौन? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करती है। एंड इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड और रिस्टोर द साइट्स, और साथ साथ में तरह तरह के प्लान्स बनाए गए हैं कि उन साइट्स को क्या किया जाए, रिस्टोर कर लिया जाए, पुनर्व्यवस्थित कर लिया जाए, या तो उनको सुरक्षित किया जाए, ऐसा प्लान भी किया गया है जो साइट्स बहुत खतरे में हैं। If however a site loses the characteristic which allowed for it to be originally included on the World Heritage List, जब वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में जब नाम उसका शामिल किया गया था तो जो उसकी विशेषता बताई गई थी, अगर वो विशेषता उसकी ख़त्म हो जाती है तब, उस स्थल की अगर वो विशेषता ख़त्म हो जाती है तब द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कैन चूज़ टू डिलीट द साइट फ्रॉम द लिस्ट। तब यह वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी डिसाइड करती है कि उसका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाए। अगर उस प्लेस की विशेषता ही नहीं रहेगी तो कोई उसको पूछेगा क्या? नहीं। तो उसको क्या करती है, वर्ल्ड हेरिटेज की कमेटी डिसाइड करती है कि उसको उस लिस्ट से हटा दिया जाए। वह कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी डिसाइड करती है। टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट एट wsc.unesco.org। मतलब अगर आप वर्ल्ड हेरिटेज के साइट के बारे में और जानना चाहते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो होता है WHC, जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की जो साइट है, वेबसाइट है, उसको आप विजिट करिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इस चैप्टर में वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स के बारे में पूरी जानकारी ले लिया। यह चैप्टर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। यदि यह चैप्टर का ट्रांसलेशन आपको बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।